है वकीलों को सेंसिटाइज करने की, जजों को सेंसिटाइज करने की। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज के बारे में कहूँगी कि आदिवासियों के पास जमीन है और वहाँ पर दो टेनेंसी एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जिसमें महिलाओं को जमीन पर अधिकार दिया गया है, लेकिन दूसरा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है जिसमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया है। और इसके अगेंस्ट में वहाँ के एक्टिविस्टों ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में 1984 में, जो सुप्रीम कोर्ट से बहुत वर्षों के बाद महिलाओं के फेवर में तो गया है, लेकिन तब तक कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से उस पर कम्युनिटी को लेकर सेंसिटाइज करने की बहुत ज़रूरत है। आदिवासियों महिलाओं में एक और है प्रॉब्लम की, जो आदिवासी महिलाएं अनमेरिड है या विडो है, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो उनके लिए कम्युनिटी में है कि वो अपने फैमिली के अंदर से ही गोद ले सकती हैं। लेकिन जब महिलाएं बाहर काम को जा रही हैं तो वहाँ से बहुत कुछ सीख के आती हैं। मैं दो बहनों का केस बता रही हूँ कि दो बहनें थी। बड़ी बहन नर्स कनाडा में थी और छोटी बहन वही बोकारो में थी। छोटी बहन ने शादी की और बड़ी बहन रिटायरमेंट के बाद लौट के आई और उन दोनों ने एक हॉस्पिटल शुरू किया। बड़ी बहन को कुछ लगा तो लास्ट में उसने एक लड़के को हॉस्पिटल से एडॉप्ट किया। उस लड़के को उसने सारा कुछ किया, उसकी शादी तक करा दी। लेकिन जब इनहेरिटेंस का सवाल उठा तो छोटी बहन ने बड़ी बहन पर केस कर दिया कि ये लड़का जो एडॉप्ट किया है वो आदिवासी कम्युनिटी का या फैमिली में से नहीं है। और उसमें पूरा कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गया। एक्टिविस्टों ने हम लोगों ने इस पर कोर्ट जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम लोगों ने उसके लिए किया कि पेपरबाजी, अखबारबाजी बहुत की, और उसमें जो कम्युनिटी के लीडर थे उन लोगों को हम लोगों ने थोड़ा बेनकाब किया और ये केस धीरे धीरे ठंडा हो गया। और लास्ट में उन्होंने अपने ही बीच में केस को सेटल कर लिया। लेकिन इसका एक अच्छा नतीजा आया कि लास्ट ईयर 2009 में एक ऐसा ही केस मुन्नी हंसा आदिवासी महिला लड़ रही थी 30 वर्षों से, लेकिन जज ने लास्ट ईयर उसके फेवर में जजमेंट दिया कि आदिवासी महिला भी गोद ले सकती है। और झारखंड में जब महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जमीन गवर्नमेंट और कंपनी एक्वायर कर रही, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। और डिस्प्लेसमेंट के कारण चूंकि महिलाओं पर आजीविका का बोझ बहुत ज़्यादा है, ये घर की लड़कियों को परिवार के लोग बाहर काम करने के लिए भेजते हैं। और दिल्ली में इस तरह से 2 लाख लड़कियां काम करती हैं, बड़े महानगरों में भी हैं। उनके साथ जब वो लौट के आती हैं तो वो अपना पैसा कमा के घर भेजती हैं, लेकिन जब वो लौट के आते हैं उनका काफ़ी एज हो जाता है, तो एक तो उनकी शादी नहीं होती और दूसरा घर में जो उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है तो घर के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब जो बाहर गई हुई है इन महिलाओं के बीच में ये काम हो रहा है कि वो शादी नहीं होगी तभी अपनी कमाई से अपने लिए अपने गांव में कुछ घर बनाए या जमीन खरीद के वहाँ स्वतंत्र ढंग से रह सकते हैं, क्योंकि फैमिली का बोझ उनके ऊपर सबसे ज़्यादा है और वो ऐसी होती हैं कि वो उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने बारे में भी सोचना शुरू कर रही हैं और कम्युनिटी में भी ये सवाल उठा है कि अगर वो उनकी सही उम्र है और वो शादी करना चाहती है तो उनको शादी करने में मदद करनी चाहिए। तो ये जो इसके साथ ही परिवार में जो है महिलाएं जो होती हैं उनके साथ गांव के दलाल लोग
बहुत ज्यादा जुटे हुए होते हैं और ये इन लड़कियों का बाहर भेजा जाता है। और ये इन लड़कियों का क्या होता है, उनके परिवार के लोगों को पता नहीं होता है कि वो कहाँ गई हैं, उनका एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ नहीं जानते हैं। कुछ वर्षों तक कुछ लड़कियां अपने घरों को पैसे भेजती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां बाद में कहाँ गायब हो जाती हैं ये पता नहीं है चलता है। इसके अलावा वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो कास्ट प्रॉब्लम है। जैसे वहाँ पर कास्ट और रिलीजन ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। इनके द्वारा वहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज होता है या दोनों में इंटरकास्ट फ्रेंडशिप होता है, तो इसको लेकर गांव में पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाता है और ये लड़कियां कहाँ गायब हो जाती हैं और उनके विरुद्ध परिवार के लोग भी सवाल नहीं कर सकते हैं। वो गांव छोड़ देना पसंद करते हैं लेकिन कोर्ट के पास जाना नहीं पसंद करते। तो इस तरह से हो गया। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको झारखंड में फेस करना पड़ रहा है। एक जो अभी सबसे बड़ी समस्या आ गई कि वहाँ पर ग्रीन हंट के नाम पर पुलिस और गवर्नमेंट उस पर बहुत जोर दे रही है। वहाँ मिलिट्री और हवाई जहाज तक का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं के बारे और बाकी सारे किसी भी कानून के बारे में वहाँ पर किसी तरह का कोई काम हो सकेगा ये कम उम्मीद करते हैं। ऐसे में महिलाओं के बारे में जितने भी केस होते हैं उनके बारे में हम लोगों को अलग से आप सबकी जरूरत है, आप सबकी मदद की। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओके, अभी मैं एडवोकेट कुलदीप जी को विनंती करती हूँ कि आप आके अपना प्रेजेंटेशन दें। मैं कुलदीप जनसेवी फ्रॉम राजस्थान आज यानी 20 और 21 तारीख में जो मैंने मुंबई में पाया विभिन्न प्रांतों के साथियों के बीच जो लघु भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है मुझे, मैं इन्हें वंदन करता हूं। ऐसा 1986 में मैंने भारत जोड़ो अभियान बाबा आमटे के साथ पाया था 10 महीने तक, वो स्वरूप मैंने पाया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। बात करता हूं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। भारतीय संविधान के तहत गारंटी शुदा दिए गए अधिकारों को प्रभावी संरक्षण देने के लिए डीवी एक्ट लागू किया गया। धारणा क्या थी? धारणा ये थी महिला को संरक्षण मिले, उसकी सुरक्षा हो, पीड़िता को आवश्यकता अनुसार चिकित्सा की व्यवस्था मिले, खान पान की व्यवस्था मिले और इसी मुताबिक उस डीवी एक्ट को लागू किया गया जो महज एक कागज का पुलिंदा बनकर रह गया। मैं राजस्थान के परिवेश में कह रहा हूं, कैसे संचालनकर्ता की प्रथम सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक जो कर्तव्य निर्वाह करने की बात है वह नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं। प्रथम सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी में प्रशासन मान्य सामान्य प्रशासन और न्याय प्रशासन से कहूंगा मैं, जिसमें पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता,
और न्यायिक मजिस्ट्रेट और हम खुद अभिभाषकगण भी इसमें शामिल है। इस कानून में सेवा प्रदाताओं और संरक्षक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट सबको कर्तव्य दे रखे हैं। क्या हम कर्तव्यों का निर्वाह कर पाते हैं? पीड़िता अपनी दरखास्त लेके चली जाती है, अपनी पीड़ा लेकर पुलिस थाना चली जाती है, तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास भेज देता है, दूसरा अधिकारी तीसरे अधिकारी के पास भेज देता है, उसको बला समझते हुए टालने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारे कामों का बोझ है। इस बला को अपने ऊपर क्यों ले? फिर भी पीड़िता को न्याय की आवश्यकता है तो वो कहते हैं कोर्ट का मामला, कोर्ट चले जाएं। मैं अभी ये बात कहूंगा कि एसीपी साहब ने बहुत अच्छा कहा था कि वकील पैकेज की तरह काम में लेते हैं कि एक मुकदमा ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, इतने पैसे लूंगा। क्यों? हम लोग व्यवहारिक क्यों नहीं बनते? केवल व्यवसायिक बन रहे हैं हम लोग अब। क्यों? मजिस्ट्रेट दफा 23 में शपथ पत्र के आधार पर क्यों नहीं उसे इंटरिम दे पाता? क्यों? क्योंकि उसके मन पटल पर यह छाया रहता है कि 498 हो चाहे डीवी एक्ट का मामला हो, झूठा है। यही पुलिस का काम है। पुलिस भी यही सोचती है कि जो ये 498 दहेज का मामला आ गया या ये महिला अपनी पीड़ा लेके आई, ये झूठा है, ये हथियारों के रूप में काम में ले रही है। इन सभी मुद्दों पे काफी चर्चा करते हैं। आपने स्पेसिफिक जो नहीं डिस्कस हुआ है वो अगर आप बताएंगे। मैं थोड़ी सी बात करते हुए एक सिर्फ मुकदमे की बात ही कहूंगा। मुकदमे की अपनी बात है, हमारे पास टाइम है, काफी जनों को ट्रेन पकड़ना है, जल्दी निकलना। मैं मंच की बात से सहमत होता हुआ मैं इस बात को बंद करते हुए यही कहूंगा कि हम साथीगण जो भी इस सेमिनार में शरीक हुए हैं, सब अपने अपने प्रांत में सही रूप से अगर उस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो इस कानून को इसकी मंशा अनुसार प्रभावी ढंग से हम लागू करने में सक्षम हैं। इसकी मंशा को पूरा करना है। मशीनरी की तरफ, मशीनरी जैसी भी है, मशीनरी की तरफ क्यों जाते हैं? हमारे में ताकत है कि हम महिला, जो पीड़ित महिला है, उसको न्याय दिला सकते हैं। एक बात कहूंगा कि किसी भी प्रकरण जो पीड़ित महिला आई है उसका इलाज मुकदमा नहीं है। हम लोग चाहे तो उसका ब्रेन वॉश करके, उसको समझाइश करके उसका घर बसा सकते हैं। एक एक्स मामला